Hello friends, welcome on your YouTube channel Computer. Computer provides the specified lectures for Indian polity and constitution. आज का हमारा टॉपिक है ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में। ऑफिशियल लैंग्वेज के संबंध में आयोग और संसदीय कमीशन और पार्लियामेंट्री आर्टिकल 344 अनुच्छेद 344 इसके अंतर्गत हमारे पास है आर्टिकल 344। What says the Article 344(1)? अगर आपने अभी तक कॉम्प्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। क्वेश्चन आप कंफ्यूज नहीं चाहते सर, हाल सीरीज का जो कॉन्सेप्ट कॉम्प्टेरिया रहता है तो इसमें एक कंफर्म सोल्यूशन देता है कॉम्प्टेरिया। कॉम्प्टेरिया प्रोवाइड द क्वेरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट एट द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी एट द कंसर्न फोल्डर इन द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आइए देखते हैं राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति। आर्टिकल 344 अंडर दिस वी हैव रीड आर्टिकल 344(1). आर्टिकल 344(1) डिस्क्राइब दैट राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति 5 वर्ष की समाप्ति पर और 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग, ये सब 344 से आदेश द्वारा एक आयोग का क्या कि एक आयोग कमीशन बनाया गया, एक आयोग का गठन करेगा। राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेंगे, जो जिसमें क्या होगा, एक अध्यक्ष होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची के अनुसार और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं, एक अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के विशेषज्ञों से संबंधित भाषाओं के प्रतिनिधित्व, विशेषज्ञ प्रतिनिधित्व करने वाले, विशेषज्ञ क्या होंगे? जो प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, विशेषज्ञ रखने वाले ऐसे सदस्यों, 8वीं अनुसूची में जितनी भाषा है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य सदस्यों से मिलकर होगा, ऐसे सदस्यों से मिलकर होगा। यानी एक अध्यक्ष हो गया और 8वीं अनुसूची से संबंधित विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व ऐसे सदस्य होंगे, इनसे होगा। एक अध्यक्ष होगा और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों से मिलकर होगा। कैसे सदस्यों से मिलकर होगा?
जिनकी नियुक्ति, कि जिन सदस्यों की नियुक्ति मान लीजिए हिंदी सिंधी के हैं, बांग्ला के हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करे और आदेश, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति खुद करेगी, भाषाओं से लेकर 8वीं अनुसूची में इनरोल्ड है भाषाएं, और आदेश में आयोगों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर निश्चित ऐसी प्रक्रिया पर निश्चित। ये था हमारा आर्टिकल 344। राजभाषा के संबंध में आयोग एवं संसदीय समिति, राजभाषा के संबंध में आयोग एवं संसदीय समिति। आर्टिकल 344, we have read article 344(1) that कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और संविधान बना उसके बाद समाप्ति पर और उसके बाद तत्पश्चात उसके बाद ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर, उसके 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेगा। आदेश देकर क्या करेगा? एक आयोग का गठन करेगा जो कि एक अध्यक्ष होगा जिसमें, और 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों से मिलकर होगा इस आयोग का गठन की, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और आदेश में आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर निश्चित की जाएगी। ये था आर्टिकल 344(1). अब अगला पॉइंट हमारे पास है आर्टिकल 344(2), राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति। राजभाषा आयोग का कर्तव्य होगा, राजभाषा आयोग का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को, राजभाषा आयोग वह राष्ट्रपति को, पहला पॉइंट क्या करेंगे? संघ के शासकीय, राष्ट्रपति को संघ के शासकीय कार्यों के लिए हिंदी, शासकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग। आर्टिकल 344(2) आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा के अधिकाधिक प्रयोग के बारे में, और दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? राष्ट्रपति को, आयोग का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रपति क्या करेंगे और क्या करेंगे? संघ के सभी या किन्हीं शासकीय कार्य, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्भर था। और आयोग क्या करेगा? राष्ट्रपति को अनुच्छेद 348 में उल्लिखित, क्योंकि वर्णन किया रहता है उसको बोलते
होता है वो लिखित, लिखा हुआ वर्णन है। लिखित सभी या किन्हीं, सभी चीजों को या किन्हीं चीजों या किन्हीं कार्यों के लिए, ये सारा आयोग बताएगा राष्ट्रपति को, कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, इसके बारे में, इसके बारे में और भी पॉइंट है। अभी मैं आपको इसको रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे का पॉइंट और आपको पढ़ाता हूँ। बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है, इसलिए बहुत धीरे धीरे हम प्रोसीड करेंगे, बहुत ही हड़बड़ी नहीं है। हाई क्वालिटी आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो कि हमारा रिवीजन चैप्टर में चल रहा है। सारे पॉइंट एक बार रिवाइज हो चुके हैं राजभाषा आयोग के अंतर्गत। अब हम राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति के अंडर में प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज, राजभाषा के संबंध में आयोग और समिति। आर्टिकल 344, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 344(1), राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग का गठन करेगा, जो एक अध्यक्ष और सदस्यों के लिए 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं के विशेषज्ञों के प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों से मिलकर होगा, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करे। कौन करे? राष्ट्रपति करे। और आदेश में आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया पर निश्चित की जाएगी। और आर्टिकल 344(2), आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्न पॉइंट कौन कौन से? संघ के शासकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन, और अनुच्छेद 348 के उल्लिखित सभी या किन्हीं कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा, इन सभी पर लागू होगा। और इसके बाद अगला पॉइंट भी है, सी पॉइंट तक हमने डील किया, हमारे पास ई पॉइंट तक है, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो 3 पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें है अभी ये देखिए, और चौथा पॉइंट कहता था डी, यहाँ देखिए सी है एबीसी, इसके बाद डी यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। संघ के किसी एक या अधिक, संघ के किसी एक या अधिक, बहुत ही ध्यान से हमारी बात को सुनिए, जो हमारी ये वाणी है एकदम क्लियर है, आप लोग इसको सुनिए, समझिए क्या कहा जा रहा है। जो मैं कह रहा हूँ काफ़ी लाउडली मैं लेक्चर में बोलता हूँ, इसीलिए कि क्लियर हो जाए कि क्या कहा जा रहा है। संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट कार्यों, जो भी निर्दिष्ट किया गया, बताया गया है इस प्रकार से करना है, विनिर्दिष्ट कार्यों, संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली, कार्यों के लिए किसी भाषा में आप कहेंगे ना अपनी व्यक्ति को, प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप में, अंकों के रूप में ये भी राष्ट्रपति को बताएगा। कौन? देखिए यहाँ पर है कि संघ के शासकीय कार्यों के लिए भारत यह अधिकार होगा, कर्तव्य होगा आयोग का कि वह राष्ट्रपति को क्या करे? संघ के शासकीय कार्यों के लिए हिंदी भाषा के आधिकारिक प्रयोग, और संघ के सभी या किन्हीं शासकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग पर निर्बंधन, और अनुच्छेद 348 आर्टिकल 348 के उल्लिखित सभी या किन्हीं कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज, और संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाले अंकों के रूप में, और संघ की राजभाषा तथा संघ की राजभाषा तथा संघ
तथा संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच म्यूचुअल जो कि भाषा का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी और बिहार के बीच कर रहे हैं भाषा का प्रयोग, तो ये बात याद करी जाए कि राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा, मतलब पत्र के द्वारा जब पत्राचार किया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो उस भाषा का बात हो रहा है कि भाषा और उनके प्रयोग और उसका प्रयोग किस प्रकार से हम कर रहे हैं, और उनके प्रयोग भाषा पे सारा चैप्टर है राजभाषा, और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा रिलेटेड टू द लैंग्वेज कम्युनिकेशन बिटवीन टू स्टेट, संबंध में राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए, आयोग को निर्देशित किए गए, आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय, कोई और विषय होगा अगर तो भी किसी अन्य विषय, देखिए यहाँ पॉइंट इंड हो रहा है, के बारे में निर्धारित करे। इतनी बातें आयोग राष्ट्रपति को बताएगा, इतनी चीजों को, ये चीजें आयोग का कर्तव्य है। सिफारिश करे, निर्धारित नहीं, सॉरी, सिफारिश करे, सिफारिश कर सकता है आयोग, राष्ट्रपति का कर्तव्य है कि क्या सिफारिश करे। लास्ट पॉइंट है कि संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए प्रयोग की जाने वाली अंकों के रूप में ये, और संघ की राजभाषा और संघ और एक या अधिक राज्यों के बीच पत्रादि की भाषा और उनके प्रयोग के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को निर्देशित किए गए किसी अन्य विषय के बारे में सिफारिश करेगा। ये था आर्टिकल 344(2). अब हम अगला प्रोसीड कर रहे हैं। वी हैव टू प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट आर्टिकल, व्हिच आर वेरी इंपॉर्टेंट, 344(3). We have absorbed, we will absorb gist of the crux of the NCERT, the concerned chapter, High Polity Constitution. It is very effective in pre-year examinations, and I hope that upcoming examination, this is the very important capsules, lectures. Article 344(3). What will they say? What is the conclusion? And what is the specification of the articles in which we have reached, we have create, we have imagined, लेकिन इसका पूरा ज्ञान होना जरूरी है। कैसे हम सोचेंगे, क्या करेंगे, क्या ट्रैक करेंगे, क्या देखेंगे, क्या जानकारियां होंगी, किस प्रकार से अधिकारों का प्रयोग करेंगे, इसके लिए आपको भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पूरी तरीके से एक समावेशों का अवशोषण करना, तब आप जान सकते हैं कि हम भारतीय संविधान का, भारतीय धाराओं का, अपने अधिकारों का प्रयोग कैसे करेंगे। इसके लिए आपको मजबूत होने के लिए देखना होगा जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी, देखना होगा, पढ़ना होगा। आर्टिकल 344(3) क्या कहता है कि खंड 2 के तहत, जो इसके पहले में खंड 2 पढ़ाया है, खंड 2 के तहत तीसरा है आर्टिकल 344(3) कहता है कि खंड 2 के तहत सिफारिश करने में आयोग के तहत सिफारिश करने में आयोग भारत की औद्योगिक, देखिए कौन कौन से पॉइंट थे, मैंने आपको पहले भी इसको बताया है। औद्योगिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति, कौन कौन से पॉइंट थे, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक उन्नति और का, वैज्ञानिक उन्नति का, और लोक सेवाओं, कौन सा, पब्लिक सर्विसेज, लोक सेवाएं, जो लोगों को सेवाएं प्राप्त कराते हैं। सब लोक सेवक बनते हैं तो क्या करते हैं, के संघ में, लोक सेवाओं के संघ में, लोक सेवाओं के, हिंदी के अलावा इन चीजों में क्या कर रही है, हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करेगी। यही बताता है आर्टिकल 344(3). हिंदी के अलावा अन्य भाषी क्षेत्रों, अन्य भाषी, हिंदी वाले जो हैं, अन्य भाषी क्षेत्रों के लोगों के साथ आहित नहीं होना चाहिए। अन्य भाषी क्षेत्रों
के व्यक्तियों, न्याय संगतता की बात जो हम बताए थे आपको कल के लेक्चर में, वही चीज है। व्यक्तियों के न्याय संगत मतलब उनको लगे ना कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है, न्यायिक तरीके से उनको हक मिलेगा। न्यायिक दावों, न्याय संगत दावों दावे वो करते हैं, और भाषा अगर हिंदी है, वो हिंदी को नहीं मानते तो भी उनको लगे कि काम न्याय संगत हो रहा है। यही बात कही जा रही है यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के सारे आर्टिकल्स में। आर्टिकल 344(3) खंड 2 के तहत आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के, जो कि संघ में होती है, वैज्ञानिक उन्नति लोक सेवाओं के अन्य भाषी हिंदी के अलावा भी अन्य भाषी क्षेत्रों के, जैसे तमिलियन हो गए, तेलुगु हो गए, और व्यक्तियों के न्याय संगत दावों, और इन तरह के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का, मतलब अच्छी चीज हम आपके लिए सोच रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए, तो हितों का सम्यक ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ लगना नहीं चाहिए कि आयोग कैसा कार्य कर रहा है, आयोग को इस तरीके से भी है। Commission can be behaved like that. The persons from the non-Hindi regions have the judicial disputes, दावे हैं जो इनके हित हैं, इनका सम्यक ध्यान रखना होगा। तो लगे कि हाँ हमारे साथ किसी प्रकार का भाषा अत्याचार नहीं हो रहा है, तो ये चीजें यहाँ पर बताई है। आर्टिकल 344(3) के 4 के बारे में लेते हैं। आर्टिकल, यहाँ सारे आर्टिकल हम डील कर रहे हैं। आर्टिकल 344(4) सब आर्टिकल 344(3) में यही था कि आपके सांस्कृतिक तरीके से, औद्योगिक तरीके से, वैज्ञानिक उन्नति के परिप्रेक्ष्य में अन्य भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों की हिंदी के अलावा होते हैं, उनके न्याय संगत दावे और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। कौन? आयोग। आयोग को ध्यान रखना। नाउ एवरी आर्टिकल 344(4) एक समिति गठित की जाएगी। इसके अनुसार क्या है? आर्टिकल 344(4) के अनुसार एक समिति गठित की जाएगी। ये सारा हम पढ़ रहे हैं समितियों के बारे में, संसदीय समितियां और राजभाषा के संबंध में आयोग। The commissions and units created under official language. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति क्या करेगी? समिति गठित की जाएगी। आर्टिकल 344(4) have described that एक समिति गठित की जाएगी जो कितने सदस्य होंगे? 30 सदस्य होंगे। राजभाषा आयोग की एक समिति बनाई जाएगी जो कि 30 सदस्यों से मिलकर, कितने सदस्य इसको बनाएंगे? 30 सदस्य। राजभाषा आयोग 344(4) आर्टिकल में एक समिति का गठन किए जाने पर विचार है। इसके अनुसार अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 344(4) have described that एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से लोकसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 20 लोकसभा के और 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा सदस्य। 10 राज्यसभा सदस्यों मतलब कि उच्च सदन से 10 व्यक्ति सदस्य और निम्न सदन से 20 सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों से बनी 20 लोकसभा सदस्यों से बनी वो समिति का गठन होगा अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 344। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अंतर्गत समिति एक गठित की जाएगी इसके अनुसार, जो कि 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्यों से मिलकर बनेगी। एक समिति बनेगी, वही लिखा है संसदीय समिति। राजभाषा के संबंध में आयोग हमने गठित किया और एक संसदीय समिति का भी गठन किया। ये संविधान के अनुच्छेद 344(4)
इसका चुनाव, इन सदस्यों का चुनाव, इन समितियों का चुनाव इस प्रकार होगा। इसका चुनाव, सदस्यों का चुनाव, इसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय प्रणाली, एकल संक्रमणीय, समानुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति, वोट देना, प्रोसीजर ऑफ वोटिंग, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। इस समिति का गठन द्वारा किया जाएगा। क्या था? एक समिति, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 344(4) टू एक्सप्लेन दैट एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य से बनेगी, और इस समिति का चुनाव आनुपातिक, क्लियर कर लीजिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत का मतलब वोट पद्धति। फिर से क्लैरिफाई करते हैं, इसका चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 344(4) संविधान के अनुच्छेद 344(4) में कहा गया है, इसके अनुसार कि समिति एक समिति गठित की जाएगी, एक समिति गठित की जाएगी, एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से, 10 सदस्य राज्यसभा से, उच्च सदन से 10 सदस्य, निम्न सदन से 20 सदस्य, उच्च सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा, पार्लियामेंट, कमीशन, संसदीय समिति। संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें 20 लोकसभा के सदस्य और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे, और इस समिति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 344(4). आज का लेक्चर यहीं तक। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। सभी पढ़े, सभी पढ़े। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आपने तैयार। और हमारा महत्वपूर्ण टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। इस प्रकार से आप जान रहे हैं कि आज यूपीएससी सीएसई 2022 का फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें कि काफ़ी बच्चों ने टॉप किया है। इस बार भी टॉपर लिस्ट में लड़कियां हैं, और इस प्रकार से तैयारी का ये दौर चल रहा है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता जीएस में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स की तरह। जियोग्राफी सब्जेक्ट है, इसका भी नंबर मैथमेटिक्स की तरह मिलता है। मैथ सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट है, सोशियोलॉजी के भी अच्छे स्कोप हैं, हिंदी साहित्य के भी बहुत अच्छे स्कोप हैं। इसके साथ ही साथ इतिहास तो प्राचीन विषय रहा ही रहा है। तो और सबसे बढ़िया एक बात है कि टॉपर में तीसरा स्थान पाया है और एक 5वां स्थान पाया है विद्यार्थियों ने। इसमें से एंथ्रोपोलॉजी के भी टॉपर दिखे। बहुत ही अच्छा विषय है, नीति शास्त्र बनकर उभरा। समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, मैथमेटिक्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्टों से बच्चे बैठ रहे हैं मेंस एग्जाम में। तो अपने सब्जेक्ट को चुनने की एक जो प्रतिभा रखिए, किस सब्जेक्ट में हम पूरी तरीके से अपने आप को इनरोल करके पूरी तरीके से हर नॉलेज को गेन कर सकें और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में हम उस चीज़ को समझा सकें कि जो हम क्वेश्चन पेपर में लिखते हैं, जो बात हम कहते हैं वो ग्राफ्स के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से, फ्लो चार्ट्स के माध्यम से किस तरीके से
बड़ी से बड़ी बातें कम समय में ही फ्लो चार्ट्स के द्वारा लिख कर समझा सकते हैं। तो ऐसे प्रणाली पर वर्क करिए अगर आप मेंस एग्जामिनेशन लिख रहे हैं तो। मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स के माध्यम से और रे डायग्राम के माध्यम से और जहाँ जहाँ पर जरूरी हो पाई चार्ट्स बनाना, जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो वहाँ पर जरूर प्रयोग करें। इस तरीके से आप अच्छे से अच्छा नंबर मेंस एग्जामिनेशन में ला सकते हैं। इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का यह महत्वपूर्ण फोल्डर चलाया हमने एक सीरीज क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज व्हेन द एस्पिरेंट्स कॉम्पिटिटर्स आर ए स्टूडेंट track the question at the time of the exact time of the examination there was some minute confusion in their mind। ऐसा नहीं है कि तैयारी करके नहीं आए, लेकिन उस एट अ टाइम पे उस जस्ट उसी मोमेंट पे एक ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ऐसे कंफ्यूजन्स के सॉल्यूशंस लाता है कॉम्टेरिया प्योरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी with a concern folder I Polity and Constitution which will presently lectured by Comteria on whiteboard and sketchpad with the help of the whiteboard and sketchpad। ये जरूरी नहीं रखता कि आप डिजिटल बोर्ड से पढ़ा रहे हो या व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो या ब्लैक बोर्ड चौक पे पढ़ा रहे हो। ज्ञान कहाँ पे है, ज्ञान किस तरह से एब्जॉर्ब कर रहा है एस्पिरेंट या कंप्यूटर, उसके ऊपर हमें वर्क करना है। The knowledge is everywhere in the universe। How can you absorb the knowledge? This ability, this quality, this property, this specified behavior is the key of the success। एब्जॉर्ब करिए नॉलेज को, कहाँ से मिल रही है, किस माध्यम से मिल रही है, किस तरीके से मिल रही है, किस प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, किस सिचुएशन में मिल रही है, नहीं मायने रखता। नॉलेज मिल रहा है उसको गेन करिए। हाउ कैन यू एब्जॉर्ब द नॉलेज which will exist in universe in anywhere? How can you think? How can you track? How can you recognize? तो ध्यान रखिए मेरी बात। आज का लेक्चर यहीं तक। और महत्वपूर्ण जो रिजल्ट निकला काफ़ी मुझे खुशी हुई देख करके। इस प्रकार से 23 मई 2022 यूपीएससी का रिजल्ट आउट हो गया और अगली यूपीएससी प्री परीक्षा मेरे ख्याल से संडे को है। तो सभी लोगों को शुभकामनाएं कॉम्टेरिया वाईटी चैनल की तरफ से। अगला लेक्चर लेकर हम बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियोस को लाइक करते रहिए, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।